हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये एपीओ में, राजस्थान एपीओ में आता है तो इसका एक वीडियो बना दो, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, छोटा ऐसा एक्ट है, बना दें। उससे पहले मैं आप बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इससे मैं लॉ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसीज़ हो, उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कब कब कहाँ होने वाला है, कब तक एक्सपेक्टेड है। अभी साथ में इसमें टीचिंग भी होती है इस चैनल पर। तो अभी बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, पूरा बीएनएस कवर करने वाला हूँ। उसके बाद फिर बीएनएसएस और फिर बीएसए, जो भी नए जो भी क्रिमिनल लॉज आए हैं वो इस पे डील होने वाला है 1 बाय 1। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि आखिर इस एक्ट में है क्या। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको कूदना नहीं है जैसे अपन करते हैं ना कि भाई डेफिनेशन पढ़ लिया, सेक्शन 1 2 3 4 और ऐसे ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता है। आपको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, वो रटना हो जाता है। अपने को क्या है, पहले समझना है चीज़ कि इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किसके बारे में दे रखा है। इससे क्या है ना, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये आपके काम आएगा मेंस राइटिंग में। ठीक है, वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, डायरेक्ट भी छोटा सा ही है। बट मैं आपको बता देता हूँ एक पढ़ने का तरीका और एक रटने का तरीका, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, मैं आपको काफ़ी हद तक प्रॉमिस करता हूँ, 100% तो मैं कैसे कहूँ, अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपका ये एक्ट तो क्लियर समझो, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, एक्ट का नाम है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। इस एक सेम एक्ट और आ रहा है आर ये एपीओ के सिलेबस में, वो 2022 का है। उसका नाम भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। उसका नाम भी दी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, उसका नाम है मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। तो यहाँ पर मेजर्स और यहाँ पर रिक्रूटमेंट, उसका नाम वो है। तो ठीक है, जब वो पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। हाल फिलहाल अपन ये पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सेक्शंस कितने हैं, 8। शेड्यूल्स कितना है, 1। ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये देखो, नोटिफाई कब हुआ, गैजेट में 11/11/1992 को ये हो गया गैजेट में नोटिफाई। ओके, समझ गए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, तो देखो इसके ये 3 ऑब्जेक्टिव याद रखना। क्या है, एक तो भाई लीकेज, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो एग्ज़ाम का। ओके, समझ गए। अनफेयर मीन्स जो एग्जामिनेशन में चीटिंग होती है पब्लिक एग्जामिनेशन में, वो ना हो, समझ गए। और कोई भी इंसिडेंटल या इससे रिलेटेड कनेक्टेड चीज़। तो ये ऑब्जेक्ट 1 2 3, आप ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव इस एक्ट के याद रखना। ठीक है, अब देखो इसका चैप्टराइजेशन कर लेते हैं। डायरेक्ट अपन सीधा सेक्शन वाइज 1 2 3 4 नहीं पढ़ेंगे, अपन इसका बाइफर्केशन करेंगे कि आखिर ये चीज़ होता कैसा है। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड प्रिवेंटिव प्रोविजंस और पीनल प्रोविजंस, इसको मैंने ये 3 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी में आपको कौन कौन से पढ़ना है, आपको सेक्शन 1 का 2, ठीक है, सेक्शन 1 सबसेक्शन का सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2B, शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 को आपको सेक्शन 8 के साथ पढ़ना है। तो ये एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। फिर देखो, इसको सेकंड पार्ट में बांटते हैं, प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड और प्रिवेंटिव प्रोविजंस, उसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 आ जाएंगे। पीनल प्रोविजंस, पीनल प्रोविजंस में आपको मिलेगा सेक्शन 6, सेक्शन 6A और सेक्शन 7। जैसे ही आप पढ़ लोगे ये पूरा बेयर एक्ट इसमें कवर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। ठीक है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके आप, या फिर हाथ से लिख लेना। ओके, अब देखो,
बात करते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड ऑन कमेंसमेंट। दिस एक्ट में भी कॉल राजस्थान पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ओके, समझ गए। अब देखो एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ, ये सिर्फ स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए एप्लीकेबल है। एक बार में पूरा एक्ट आ गया, पार्ट्स में नहीं इसको लाया गया है, एक बार में ही पूरा नोटिफाई कर दिया और ये पूरा एक्ट आ गया। ठीक है, इसमें तो कुछ डिफ़िकल्ट की बात है नहीं, काफ़ी आसान है। अब देखो, अब समझते हैं 2B। ये कह रहा पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है, मीन्स एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। मतलब ये एक्ट उन्हीं एग्जामिनेशंस पर लागू है जो शेड्यूल में दे रखा है। हर एग्ज़ाम में ये देखो कई सारे के एग्ज़ाम हो सकते हैं ना, आपके क्लास 6 के एग्ज़ाम हो सकते हैं, 8th के हो सकते हैं, 10th के बोर्ड, 12th के बोर्ड, ठीक है, आपके कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन के, पीजी के, ठीक है, आरपीएससी के, हाई कोर्ट का, यूपीएससी का, तो अलग अलग टाइप के अलग अलग एक्ट है। तो ये अब देखते हैं, ये कह रहा है कि भाई ये एक्ट उन्हीं पे लागू होगा जो शेड्यूल में दे रखा है उन्हीं एग्ज़ाम पे। तो देखो अब शेड्यूल में क्या दे रखा है अपन देख लेते हैं। चलो शुरू कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं एनी एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब आरबीएसई के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उस पर ये एक्ट लागू होगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, एनी एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, समझ गए, कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें एग्ज़ाम हो रहा है, और पर्टिकुलरली कहाँ, सिर्फ राजस्थान में ही, क्योंकि ये एक्ट राजस्थान से ही रिलेटेड है, स्टेट लॉ है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन इंडिया में भी राजस्थान में उस पर यूनिवर्सिटी के आपका एग्ज़ाम, मतलब जो एलएलबी का एग्ज़ाम आपने दिया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर वहाँ आपने कभी चीटिंग वीटिंग कर ली, पेपर आउट कर लिया, तो इस एक्ट के अंडर तैयार रहना। ठीक है, मुझे पता है आप सब इंटेलिजेंट है, आप कोई चीटिंग वाला है नहीं। मेरे सब्सक्राइबर्स जो व्यूअर्स हैं सब इंटेलिजेंट है, मुझे पता किसी ने आज तक चीटिंग नहीं की और ना ही किसी का कोई इंटेंशन है। चलो अब देखो, मैंने है ना जानबूझ करके ये लिखा है और इसको यहाँ काट दिया है। अब देखो ये जो कटे हुए हैं ना 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, इनका कारण है। पहले अपन एक बार 4 पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर है। एनी एग्जामिनर कंट्री बाय ऑटोनॉमस कॉलेज इन दी स्टेट, कोई भी ऑटोनॉमस एफिलिएटेड कॉलेजेस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस आपको पता होगा स्टेट में होते रहते हैं, तो उन पे भी ये 3 पर लागू होगा, यानी 1, 2 और 4 पर ये लागू होगा ये एक्ट सिर्फ। अब ये जो कटे हुए हैं ना, ये सब पहले इसी शेड्यूल में हुआ करते थे और ये पूरा एक्ट इन पे एप्लीकेबल हुआ करता था, है ना। हुआ क्या, देखो 12/4/2022 के नोटिफिकेशन से इनको हटा दिया गया, और अब ये सारे कौन से एक्ट में हैं, जो मैंने आपको 2022 का जो अपने सिलेबस में नहीं आ रहा एक और एक्ट, अब ये सारे के सारे उस शेड्यूल में, मतलब उस एक्ट में चले गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही में अगर आप चीटिंग करेगा कोई या फिर अनफेयर मींस यूज़ करेगा, तो ये सिर्फ अभी आरबीएससी का एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ऑटोनॉमस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, तो उन पे ही ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। देखो उनको है ना, जो भी रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम्स होते थे ना, जैसे आरपीएससी वाले आप देखोगे ना, इसमें देखो राजस्थान हाईकोर्ट का एग्ज़ाम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम था, इसमें आरपीएससी का एग्ज़ाम था, और भी कई जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा सब। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही थी राजस्थान में, बहुत ज़्यादा पेपर लीकेजेस हो रहे थे। तो ये सारे जो भी रिक्रूटमेंट थे ना, जिनसे नौकरी मिलती थी, ये सब उन्होंने उस एक्ट में शिफ्ट कर दिया और उनकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, मैं आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये सारे जो ये मैंने यहाँ काट रखे हैं ना, मैं ये पेज क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ सको इसको अच्छी। ओह शिट, चलो तो आप ये देख लेना, ये जो भी है ना, मैं इसको एक काम करता हूँ इरेज कर देता हूँ, है ना, ये ठीक रहेगा। तो आप ये पढ़ लेना, जो कटे हुए हैं इसमें से जो
इनको छोड़कर अब सब आपको ये उस एक्ट में मिलेगा, वो भी पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब देखो पावर टू अमेंड शेड्यूल, पावर टू अमेंड शेड्यूल, सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये जो शेड्यूल है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूज़ एक बार मतलब ये कर ही लिया 12/4/2022 को, इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर दिया। तो सेक्शन 8 भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट में कि प्रोहिबिट, अनऑथोराइज और प्रिवेंटिव प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जो ये मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये, कि ये बेसिकली मना करते हैं कि आपको चीटिंग नहीं करना है, आपको अनफेयर मीन्स नहीं करना है, किसी के पास पेपर है तो वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, या फिर पेपर का आप एक्सेस नहीं करोगे। तो ये वो वाले प्रोविजंस हैं जो अपने को रिस्ट्रेंट प्रोहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। अब सबसे पहला सेक्शन 3 ये कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, नो पर्सन शैल यूज़ अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आप अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो सीधी सी बात है, व्हाट इज़ अनफेयर मीन्स? तो सेक्शन 2C कहता है कि अनफेयर मीन्स इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन क्या होगा, ये कह रहा है कि आप किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड हेल्प, अगर ये 3 कैटेगरी 1, 2, 3 इनमें से कुछ भी इनकी हेल्प लेते हो एग्ज़ाम के दौरान, तो वो UFM अनफेयर मीन्स में आएगा। अब हेल्प किसकी? किसी भी दूसरे पर्सन की हेल्प की आपने, मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको लगा यार मेरे जो साइड में बैठा है वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, जो कि जनरली सबको लगता है, मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी लगता था है ना। तो आपने साइड वाले से भाई बोला, भाई तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, मुझे कुछ थोड़ा सा बता दे, बस आज पास करवा दे है ना। तो आपने बाजू वाले की मदद ले ली, किसी पर्सन की, उससे चीटिंग कर ली, तो आप ये इस कैटेगरी में फॉल कर गए, ठीक है। सेकंड वाला, ये हम सब के बचपन के फेवरेट वाला, जो अपन फर्रे बनाते थे, जो अपन चिट बना के लेके जाते थे छोटे थे तब, तो कोई भी मटेरियल, कोई भी रिटर्न, रिकॉर्डेड, प्रिंटेड, कोई भी वॉट एवर फॉर्म में आप लेकर के जा रहे हो तो अनफेयर मीन्स में फॉल कर जाओगे। या फिर जो तीसरा है, जो हमारे टाइम में यूज़ नहीं होता था, शायद आजकल के बच्चे करते होंगे, क्यों, बिकॉज उस टाइम हमारे टाइम पे टेलीफोन ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी इतनी। तो देखो आप किसी भी प्रकार के टेलीफोन, कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, गैजेट कोई भी यूज़ करते हो तो भी आप ये इस कैटेगरी में फॉल करोगे। तो ये 3 चीज़ें याद रखना आप लोग, कि अगर आपने ये प्रकार की चीज़ें की तो आप अनफेयर मीन्स में आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, विशेषकर अनफेयर मीन्स में क्या क्या आएगा, एक ये एनी पर्सन की मदद, एनी मटेरियल, अनऑथराइज्ड टेलीफोन, वायरलेस और कम्युनिकेशन, इस टाइप के चीज़ सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पेपर आप तो एक तो पोजीशन में नहीं रखोगे अपने क्वेश्चन पेपर, और डिस्क्लोज़र नहीं करोगे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ भी, बस मोटा मोटी ये सेक्शन, नो पर्सन हु इज़ नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड, जिसको ऑथराइज्ड नहीं है। अब जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा रही है उनके पास तो पेपर होगा ही ना, वो तो लॉफुली ऑथराइज्ड है, ये मना कर रहा है नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड। अब जैसे स्टूडेंट ही लेकर बैठ गया पेपर, तो वो तो ऑथराइज्ड नहीं है ना स्टूडेंट। नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड, तो वो क्या नहीं करेगा, प्रोक्योर नहीं करेगा, अटेम्प्ट नहीं करेगा, पोजेस नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर या कोई भी क्वेश्चन पेपर का पोर्शन, ठीक है, समझ गया। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, और विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव रिलेटेड टू डेराइव फ्रॉम सच क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर से उसके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है भी तो वो पास नहीं करेगा, या उससे रीज़न टू बिलीव उसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में, जो जिसकी उसके पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन, पोजेशन, सब कुछ मना कर रहा है सेक्शन 4, ओके। ईजी है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं,
ये तो सब मेरे को पता है, ये सब आप लोग आराम से कनेक्ट कर रहे होगे सबके दिमाग में यही चलता है, सबने एग्ज़ाम दिया है और ये सही सब इन्विजिलेटर आते ही सबसे पहले यही सब इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये आराम से दिमाग में बैठ जाता है। बहुत आसान एक्ट है ये। अब देखो, प्रिवेंशन ऑफ लीकेजेस बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। अब ये किसके ऊपर लागू है? ये स्टूडेंट नहीं, जो एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है उस पे उसकी लाइबिलिटी बता रहा है ये, कि भाई जिसके पास इंटरेस्टेड एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, उसकी लाइबिलिटी बता रहा है कि उनको क्या करना पड़ेगा। तो उन पे भी देखो ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी डाइवर्ज ऐसा एक्ट नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जो भी उसको पता है और जो भी उसको इंटरेस्टेड की गई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइबिलिटी तय कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की जिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। सेक्शन 2 और 3 जनरली स्टूडेंट्स मान लो आप, ओके, जो एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं कैंडिडेट्स मान लीजिए, और सेक्शन 5 कर रहा है जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है। ओके, बहुत आसान एक्ट है ये। अब आते हैं अपन अपने लास्ट पोर्शन पे। देखो कितनी जल्दी ख़त्म होने को आ गया ये तो बेयर एक्ट, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने लायक। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, सीधा मैं आपको बोलूँगा वो समझने लायक चीज़ थी। यहाँ कुछ नहीं, पनिशमेंट है, सीधा आपको ये मेमोराइज़ करना है, सीधा आपको याद करना है, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। अब ये देखो कह रहा है सेक्शन 6 पेनल्टी के बारे में, पीनल प्रोविजंस, थर्ड पार्ट अपना, पीनल हूएवर कॉन्ट्रवेंट्स और अटेम्प्ट्स और अबेट्स। सेक्शन 3 का आपने किया तो 3 साल तक की सज़ा और 2000 तक का फ़ाइन। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 किया तो मिनिमम 5 ईयर्स जो 7 ईयर्स तक जा सकता है और 10,000 तक का आपको फ़ाइन लग सकता है। सेक्शन 6A पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इसमें कितनी सज़ा होनी है अपने को? नॉट लेस देन 5 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और फाइन अप टू 15,000 जो कि 1 लाख तक बढ़ सकता है। ओके, अब देखो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 7, फॉर एनी ऑफेंस और प्रिपरेशन कॉजिंग फियर अंडर सेक्शन 6 का। आप सेक्शन 6 में जो है ये सब चीज़ें, उसको करने के लिए आप किसी को हर्ट करते हो और डेथ कॉज करते हो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करते हो, असॉल्ट करते हो, कुछ भी करते हो, कॉज और फियर ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 6, तब आपको सज़ा हो सकती है 3 साल तक एंड फाइन अप टू 5,000। देखो कितना सिंपल सा है, पूरा समझ में आ गया, कुछ ऐसी चीज़ बची ही नहीं जो नहीं समझ में आया, है ना। तो अब इसमें कुछ है नहीं। अब इससे थोड़ा सा बड़ा सेक्शन, थोड़ा सा बड़ा बेयर एक्ट कौन सा है? वह है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट 2022 वाला। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी ऐसा एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए, है ना। चलो, आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा, या आपके एपीओ के लिए कुछ मदद हो जाएगी मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एपीओ एग्ज़ाम।